हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास में कंप्लीट चैप्टर को कवर करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने दो वीडियो बना रखे हैं, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर पीरियोडिक टेबल बोल सकते हो आप। तो थर्ड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसियस स्टेट के बारे में। तो आज की क्लास में कंप्लीट गैसियस स्टेट चैप्टर कवर करेंगे, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे भी नहीं। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यूनिट कन्वर्जन से। जैसे आपको टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी होता है, केल्विन में भी होता है, वॉल्यूम लीटर में भी होता है, एमएल में भी होता है, ठीक है ना, और मीटर क्यूब में भी होता है। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं फर्स्ट बताता हूँ आपको टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में। अगर टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो के माइनस क्या हो जाएगा 273, या फिर आपको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर आपको केल्विन में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो यहाँ पे केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो आप कन्वर्ट कर लोगे। तो दूसरा देखो, मैं कन्वर्जन आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट टेम्परेचर था और सेकेंड क्या हो गया, वॉल्यूम कन्वर्जन। तो वॉल्यूम को कन्वर्जन कैसे करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ लीटर होता है, या फिर 1 मीटर क्यूब को हम लोग 10⁻³ DM³ भी बोल सकते हैं। क्लियर है? और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 ml होता है, या फिर आप इसको 1000 ml को हम लोग सीसी बोलते हैं। सीसी मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। तो टेम्परेचर कन्वर्जन हो गया, वॉल्यूम का हो गया। अब देखो थर्ड में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर प्रेशर कन्वर्जन। अगर आपको प्रेशर दिया हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो प्रेशर देखो क्या होगा 1 atm इक्वल टू कितना होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, या फिर 1 atm इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, एंड 1 atm इक्वल टू 760 mmHg भी होता है, एंड 1 atm इक्वल टू 760 टॉर भी होता है। क्लियर है? और 1 atm इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी होता है। क्लियर है? एंड 1 atm इक्वल टू होता है 1.01325 बार होता है। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, ठीक है ना। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें P क्या होता है, प्रेशर होता है, V मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम होता है, N मीन्स नंबर ऑफ मोल, R कांस्टेंट है, T मतलब टेम्परेचर। R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821 होती है, ठीक है, लीटर ATM पर मोल केल्विन। क्लियर है? इसको तुम शॉर्टकट में 1/12 भी लिख सकते हो। क्लियर है? R की वैल्यू होती है 8.314, एक वैल्यू और होती है, इसको ये किस में होती है, जूल पर मोल केल्विन में। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में 25/3 भी लिख सकते हो। R की एक वैल्यू होती है 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन होती है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में 2 भी लिख सकते हो। क्या बच्चों वाली बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ये इक्वेशन कैसे बनती है, सारे लॉ को कंबाइन किया गया था। कौन कौन से लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब, ठीक है। तो पहले मैं आपको इनको शॉर्ट फॉर्म में बता भी देता हूँ। एक होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट होता है, अगर मैं बात करूँ तो बॉयल्स लॉ में अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट होती है, मतलब N और T क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पर देखो N और T कांस्टेंट करो, N कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, R ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो मैं आप बोल सकता हूँ कि PV की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर देखो सेकंड लॉ मैं आपको बताता हूँ यहीं से। चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ में भी देखो अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट होता है एंड प्रेशर, ये दो चीजें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। अब यहाँ पर देखो N और P अगर कांस्टेंट करोगे और R ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। यानी अब यहाँ से बोल सकते हो V/T का वैल्यू क्या होगी,
कांस्टेंट होगी। क्लियर है? तो आप इसको ये भी लिख सकते हो v1 बाई t1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर v2 बाई t2 होगा। सेम इसी टाइप से यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो p1 e1 इक्वल टू क्या होगा p2 v2 होगा। क्लियर है बच्चों? चलो फिर ठीक है। तो देखो बच्चों मैं नेक्स्ट आगे डिस्कस करता हूँ। तो 2 लॉ पढ़ लिए हम लोगों ने, थर्ड लॉ हम लोग और पढ़ते हैं। तो थर्ड हो गया गैलोसैक लॉ। देखो बच्चों गैलोसैक लॉ क्या होता है? गैलोसैक लॉ में क्या होता है, एन एंड वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर एन वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो वहां देखो ये तीनों कांस्टेंट हो गए कि आर ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ जाएगा। यानी आप यहां से लिख सकते हो P1 बाई P2 जो होगा वो क्या होगा T1 बाई T2 होगा, या फिर बोल सकते हो P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 होगा। यानी P बाई T का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है? 3 लॉ आपके कंप्लीट हो गए। फोर्थ देखो इसी में हम लोग पढ़ते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है ना? इसमें देखो क्या होता है, यहां पर हम लोग P और T सेम लेते हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। यहाँ पे P और T सेम कर दो, प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर दो, और क्या था ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। या फिर आप बोल सकते हो V बाई N का रेशियो क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट होगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो V1 बाई N1 इक्वल टू क्या होगा V2 बाई N2 होगा। या फिर बोल सकते हो V1 बाई V2 इक्वल टू क्या होगा N1 बाई N2 होगा। क्लियर है? इन्हीं चारों की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, इस गैस इक्वेशन को बनाते हैं। तो मैंने इसके थ्रू आपको चारों को समझा दिया। तो अब देखो हम लोग बॉयल्स लॉ डिटेल में पढ़ते हैं, इसके कुछ ग्राफ पूछे जाते हैं आपसे, वो मैं बताऊंगा आपको, और इसके क्वेश्चंस मेनली डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। तो बच्चों देखो हम लोग बॉयल्स लॉ पे अब नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो आपसे देखो ग्राफ क्या क्या पूछा जाएगा, ग्राफ आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों बताओ P वर्सेस V का ग्राफ क्या होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है ना? तो जैसा कि आपको दिख रहा है बॉयल्स लॉ में N और T कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है, और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई V का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है। यानी ये ग्राफ का जब टेम्परेचर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होगा, अगर मान लो ये टेम्परेचर T1 ले लिया मान लो, और ये वाला टेम्परेचर कितना है, मैंने T2 ले लिया, तो T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि बताओ बच्चों नेक्स्ट ग्राफ तुम ये बनाओ P वर्सेस 1 बाई V का ग्राफ बनाओ। तो देखो P वर्सेस 1 बाई V का ग्राफ क्या होगा यहाँ पर, ये देखो P 1 बाई V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ क्या होगा इसका, ऐसा ग्राफ होगा। क्लियर है? यानी मैं बोलूँ ये ग्राफ कब बना हुआ है, तो ये ग्राफ बना हुआ है टेम्परेचर जब कांस्टेंट है। क्लियर है? यानी अगर मैंने ये टेम्परेचर T1 ले लिया और ये टेम्परेचर T2 ले लिया, तो T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। क्या बच्चों आ रही समझ में बात आपको? क्लियर है? और देखो आपसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं, आपसे ग्राफ पूछा जाएगा थर्ड नंबर ये कि बच्चों बताओ PV वर्सेस V का ग्राफ क्या होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा PV क्या होता है, कांस्टेंट होता है। PV एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब ग्राफ ऐसा होगा कांस्टेंट होगा, यानी वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा ही नहीं। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? चलो फिर ठीक है। फोर्थ बच्चों देखो आपसे अब ये जो ग्राफ बना है कब बना हुआ है, ये भी लिख लो, ये टेम्परेचर कब बना हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और एन नंबर ऑफ मोल तो सब में ही कांस्टेंट है। क्लियर है? चौथा ग्राफ आपसे ये पूछा जाएगा कि बच्चों बताओ log P वर्सेस log V का ग्राफ बनाओ। क्लियर है आप लोगों को? तो देखो log V बनाने के पहले आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैं बता देता हूँ क्या होगा। जैसा कि आपको पता है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, PV इक्वल टू K लिख दिया मैंने, K मीन्स कॉन्स्टेंट हो गया। तो मैं देखो दोनों साइड में log लेता हूँ, तो क्या होगा log P V इक्वल टू क्या आएगा, log K आ जाएगा। और log PV को लिख सकते हो तुम log P प्लस log V लिख सकते हो, इक्वल टू क्या आएगा, log K आ जाएगा। क्लियर है? इसी को चलो मैं और सॉल्व करता हूँ, तो इसको मैंने लिख दिया log P इक्वल टू आ गया log K माइनस log V। तो देखो बच्चों इससे मैंने ग्राफ बना दिया कि इसलिए देखो जब log V 0 होगा तो log P की वैल्यू कितनी होगी, log K होगी, तो log K हो गया। अब जैसे जैसे log V इंक्रीज करोगे log P डिक्रीज करेगा, मतलब ग्राफ ऐसा हो गया। क्या बच्चों वाली बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। नोट हो गया ना? मैं रब करता हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पर दो टाइप से ग्राफ आपसे और पूछे जाएंगे, वो भी मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर।
तो देखो बच्चों यहाँ पे ग्राफ पूछा जाएगा P वर्सेस V ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये बना हुआ है। अब बोलेगा बच्चों P वर्सेस V ग्राफ है, अब कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर बनाना है। मान लो मैंने ये ग्राफ बना हुआ है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो मैंने मान लो ये ग्राफ ले लिया T1 टेम्परेचर पर है, ये ग्राफ ले लिया T2 टेम्परेचर पर है, और ये ग्राफ ले लिया T3 टेम्परेचर में। तो बोलेगा बताओ बच्चों कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो बच्चों देखो कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले तो आइडियल कैसे इक्वेशन लिखो, PV इक्वल टू nRT लिख दिया मैंने। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो n और r क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे, वॉल्यूम अगर तुमने कांस्टेंट कर दिया, तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में। तो मैंने देखो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, यानी यहाँ पर तीनों का वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब बताओ बच्चों कौन सा प्रेशर ज्यादा है। देखो T1 का प्रेशर, T3 का, देखो T1 का प्रेशर कम है, T2 का प्रेशर और ज्यादा है ना, और T3 का प्रेशर क्या है देखो और ज्यादा है। तो किसका प्रेशर ज्यादा है, P3 ज्यादा है ना, इसलिए मतलब यहाँ पर T3 टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, T2 से ज्यादा होगा, और ये T1 से ज्यादा होगा। क्या बच्चों समझ पा रहे हो बात मेरी। अगर समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाओ। वो वाला तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, अब तुम्हें डिफरेंट टेम्परेचर बनाना है। तो मान लो एक टेम्परेचर में ग्राफ ये आ रहा है T1, और ये आ रहा है किसी भी T2 टेम्परेचर में, और ये जो आ रहा है वो किसी भी T3 टेम्परेचर में। तो बोलेगा बताओ बच्चों कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो आप देखो सेम यहीं से कर सकते हो, इसको तुम ये लिख सकते हो nRT/V लिख सकते हो। क्लियर है। अब देखो बच्चों इसमें n और r तो कांस्टेंट ही है, अगर मैंने 1/V भी कांस्टेंट कर दिया तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो 1/V मुझे कांस्टेंट करना है, तो देखो मैंने 1/V को कांस्टेंट कर दिया। अब 1/V कांस्टेंट करने पे किसका प्रेशर ज्यादा आ रहा है, देखो इसका प्रेशर ये है, इसका प्रेशर ये है, एंड इसका प्रेशर ये है। तो किसका प्रेशर ज्यादा है, T1 वाले का। तो टेम्परेचर भी कौन सा ज्यादा होगा यहाँ पर, T1 वाला। समझ में आ रही बात। तो ये इसके लिए ग्राफ हो गया, ठीक है, और ये वाला इसके लिए था। तो बच्चों याद है समय आपको ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ थे। अब जल्दी से इसको नोट करो, मैं रब करता हूँ, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग चार्ल्स लॉ के पे ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ्स पे कैसे कैसे पूछा जाएगा आपसे, बोलेगा बताओ बच्चों वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का आपको ग्राफ बनाना है। वॉल्यूम किस में है, लीटर में। क्लियर है। और टेम्परेचर किस में है, केल्विन में। तो वॉल्यूम देखो डायरेक्टली क्वेश्चन टेम्परेचर, और टेम्परेचर यहाँ पे किस में होता है, केल्विन में होता है। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों V वर्सेस T का ग्राफ बनाओ। वॉल्यूम लीटर में है और टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। तो ये क्या था तुम्हारा, देखो ग्राफ कहाँ पे है, यहाँ पे 0 केल्विन पर है, आगे बात समझ में। और 0 यहाँ पर क्या, ये वाला टर्म क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो केल्विन कहाँ होगा, 0 केल्विन मतलब होगा -273 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं 0 केल्विन। तो बच्चों तो ग्राफ ही कैसे होगा, ये हो जाएगा। क्या आगे बात समझे आप लोगों को। तो देखो आपसे पूछेगा V वर्सेस T ग्राफ, तो आप दो तरीके से बना सकते हो, केल्विन में, एक डिग्री सेल्सियस में। तो जल्दी से आप नोट करो, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो जितनी भी अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है उससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कंपटीशन में आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सैंपल ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर। देखो आप पढ़ लो पहले। बोल रहा है एक बल्ब का वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, क्लियर है, उसमें गैस है, बल्ब में बता रहा है, और वो प्रेशर कितना लगा रही है, इतना प्रेशर लगा रही है, ठीक है। और बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया, किससे कनेक्ट कर दिया, इतने वॉल्यूम से और कनेक्ट कर दिया गया। तो बोला बता बच्चों कितना प्रेशर होगा। तो जैसा कि हम लोग को पता है, अगर कभी भी क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन नहीं है उसका मतलब वो चीजें क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में गिवन है, नहीं गिवन है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या टेम्परेचर के बारे में गिवन है, नहीं गिवन है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, n और t की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। आधी बात समझ में आप लोगों को। अब देखो n और t कांस्टेंट होगा तो आपको याद होगा बॉयस लॉ क्या होता है, यहाँ पर बॉयस लॉ होता है P1 इक्वल टू P2 V2 होता है। क्या बात समझ में आप लोगों को। अब बच्चों देखो यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर कितना दिया हुआ, P1 प्रेशर कितना दिया हुआ तुम लिख दोगे 0.24 ATM। वॉल्यूम लिखो कितना दिया हुआ है 0.51, बोलोगे P2 निकालना है और V2 की वैल्यू कितनी है 0.63। क्लियर है। अगर वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो तो यहाँ लीटर में लेना है, यहाँ मीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब में ले लो, यहाँ डीएम क्यूब है तो यहाँ डीएम क्यूब ले लो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अगर तुम ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रेशर तो स्टार्टिंग में सही दिया हुआ है 0.24 ATM दिया हुआ है, क्लियर है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.51 डीएम क्यूब, क्लियर है। P
P2 वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है। अब देखो V2 वैल्यू क्या है, V2 वैल्यू ये नहीं होगी, बोला इतना और कनेक्ट कर दिया गया, यानी जितना वॉल्यूम था इतना वॉल्यूम और ऐड कर दिया गया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 0.63 ऐड कर दिया गया, और पहला कितना था 0.51 था। क्या बच्चों आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो, तो ये वाला आंसर सही होगा, यानी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा वॉल्यूम। क्लियर है आप लोगों को, तो जल्दी से आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ, ठीक है ना। तो तब तक ये वाला क्वेश्चन भी देखो, पढ़ लो इस क्वेश्चन को। तो बच्चों यहीं पर ये लोग बच्चे, कई बच्चे गलती करते, तो आप लोग गलती मत करना ये वाली। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, बोला गैस सिलेंडर है, ठीक है, उसमें 10 मार्बल्स पड़े हुए हैं, और 10 मार्बल्स में उसका जो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें प्रेशर कितना है, उसमें जो गैस है वो प्रेशर लगा रही है 1 ATM। तो देखो मैं इसको पहले क्वेश्चन को बना देता हूँ यहाँ पर। तो बोल रहा है यहाँ पर ये एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके अंदर गैस है, ठीक है, इसमें बोला 10 मार्बल्स है, 10 मार्बल्स ही रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये गैस है, बोल रहा है जो गैस है यहाँ पर वो कितना प्रेशर लगा रही है, वो 1 ATM प्रेशर लगा रही है। अब बोला इसका वॉल्यूम कितना है, इसका जो वॉल्यूम है कितना है, वॉल्यूम 1 लीटर है। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को। अब बोला प्रेशर को 100% इंक्रीज कर दिया गया, तो चलो हम यहाँ प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। प्रेशर को इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है, 100% इंक्रीज करना है। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो टेम्परेचर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, नहीं गिवन है, मोल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, नहीं गिवन है। दैट मीन्स N और T यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यानी वो चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है, और एन टी चेंज नहीं हो रहा, तो आप क्या यहाँ पे लगा सकते हो, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1 E1 इक्वल टू P2 V2। क्लियर है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ना, और जो गिवन नहीं है मतलब वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। क्या मार्बल्स चेंज होंगे, मार्बल्स अभी भी चेंज नहीं होंगे, यानी पहले 10 मार्बल्स थे और अभी भी कितने रहेंगे, 10 मार्बल्स रहेंगे। अभी भी गैस भी बाहर नहीं निकली है, तभी मैं बोल रहा हूँ मोल्स चेंज नहीं होगा, तो गैस भी उतनी है। तो प्रेशर इंक्रीज किया तो उस कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, और वॉल्यूम कितना बचा, 625 ml बचा, ठीक है। और प्रेशर 100% इंक्रीज किया, दैट मीन्स इस गैस का प्रेशर कितना है, अभी प्रेशर है 2 ATM। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को, चलो भी ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया, देखो यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगा सकते हो। बॉयल्स लॉ क्या होगा, P1 E1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। क्लियर है, P1 प्रेशर कितना है यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, 1 ATM लग रहा है। क्लियर है, V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 मतलब होता है वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम होता है, जिसमें 1 लीटर तो वॉल्यूम है कंटेनर का, बट ये मार्बल्स क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर तो गैस जाएगी नहीं, मतलब 10 मार्बल्स का वॉल्यूम तो माइनस करना पड़ेगा। आधी बात समझ में। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि इफ वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल इक्वल टू, मैंने VML मान लिया। आधी बात समझिए आप लोगों को। तो 1 मार्बल का वॉल्यूम मान लिया, VML, 1 मार्बल का वॉल्यूम ही मुझे कैलकुलेट करना है। तो बताओ बच्चों 10 मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा, 10 भी वॉल्यूम हो जाएगा। तो कंटेनर के अंदर गैस है, बट वो मार्बल के अंदर तो नहीं जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के वॉल्यूम से मार्बल का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। 1 लीटर को आप लिख सकते हो 1000 ml लिख सकते हो। क्लियर है, तो यहां देखो वॉल्यूम कितना है, 1000 ml टोटल वॉल्यूम है, बट उसमें से आपको मार्बल का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। और मार्बल है कितने, 10 मार्बल्स हैं, तो मैंने 10 भी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, इक्वल टू प्रेशर P2 कितना हो गया है, 100% इंक्रीज कर दिया गया, मतलब 2 ATM हो गया है। और अभी भी मार्बल 10 के 10 है, वो चेंज नहीं हुआ है, बट टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 625 है, और इसमें भी 10 भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मार्बल्स तो है ना इसके अंदर। तो यहां से क्या करोगे आप, V की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, और V की वैल्यू सॉल्व होगी मतलब मार्बल का वॉल्यूम आ गया, और वही आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों क्वेश्चन करने से पहले आप ध्यान रखना, जो जो चीजें क्वेश्चन में नहीं गिवन है मतलब वो चेंज नहीं हो रही है, और चेंज नहीं हो रही मतलब वो कांस्टेंट है। क्लियर है, और एक ही क्वेश्चन आपको याद रखनी, PV इक्वल टू NRT, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, दैट मीन्स वो चेंज नहीं हो रहा, और चेंज वो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो कांस्टेंट है। क्लियर है, तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन सारे क्वेश्चंस को मैं इससे सॉल्व करूंगा, PV इक्वल टू NRT से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, जैसे लिखा है सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो बोला टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट ले लिया। 3 गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, और बोला वॉल्यूम भी सेम है,
टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, तो आर वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है। अब देखो यहां पर अब सेम होगा मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हीलियम का जो मोल होगा, ध्यान से देखो, वही मोल्स किसके होंगे, वही मोल्स नाइट्रोजन के होंगे और वही मोल्स ऑक्सीजन के होंगे। क्लियर है। तो चलो मैंने बच्चों इसको मान दिया कि इसके मान लो 1 मोल है। क्लियर है। अब मैंने पूछा हीलियम के मोल पता है तो क्या आप एटम्स निकाल सकते हो, हाँ जरूर निकाल सकते हो। अगर 1 मोल है हीलियम के तो बताओ बच्चों नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा इसका Na एटम्स हो जाएगा। इसके बाद एटम्स कितने होंगे, इसके Na मॉलिक्यूल्स होंगे और हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो इसके एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 Na एटम्स हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बताओ बच्चों इसके Na मॉलिक्यूल होंगे और Na मॉलिक्यूल होंगे तो एटम्स कितने होंगे, हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 2 Na एटम्स हो गए। क्लियर है। यानी मैं एटम्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं तो हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स कम है, ठीक है, और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ज्यादा है। क्या बात आ रही समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो ठीक है, फिर बच्चों आप जल्दी से रफ करता हूं मैं, आप नोट कर लो। नोट हो गया, चलो ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लो आप लोग। ये लिखा हुआ था वॉल्यूम ऑफ इतने ग्राम CO एट इतने टेम्परेचर, डिग्री टेम्परेचर एट इतने ATM प्रेशर इज। तो बच्चों देखो इसको तो सेम ऐसे सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा, आपको पता ही है। PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। यहाँ पे प्रेशर कितना दिया हुआ है, इतने ATM दिया हुआ है, मतलब 0.821 है। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2.8 ग्राम से मोल कैसे निकालोगे, डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है। R की वैल्यू कितनी होती है, 1/12, 0.081 ले लो या फिर 1/12 ले लो, दोनों मतलब सेम है। टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, 300। क्लियर है। तो यहाँ से बच्चों वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये लिखा 0.821 है इंटू वॉल्यूम है, इसको लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। और बच्चों 1/12 लेके मैं इसको यही लिखता हूँ 0.081 ही लिख देता हूँ, इंटू 300 हो गया। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि देखो ये वाली बच्चों ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10V इक्वल टू आएगा 30, तो V इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। यानी वॉल्यूम कितना आ गया, 3 लीटर आ गया। क्लियर है। तो अब जल्दी से इसको नोट करिए और आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। तो सिंपल ये PV इक्वल टू nRT से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाई बाय द इतने ग्राम ऑफ CO गैस इफ इतने ग्राम CO ऑक्यूपाई इतने लीटर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर देखो बच्चा टेम्परेचर प्रेशर सेम दिया हुआ है, तो जैसा कि आपको पता है PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स होगा। यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ जो वॉल्यूम का रेशियो होगा, यानी जो V1/V2 का जो रेशियो होगा वो उसको क्या लिख सकते हो, N1/N2 लिख सकते हो। क्लियर है। अब V1 चलो मैंने क्या मान लिया, V1 को मान लिया कि ये CO2 है, तो ये मोल किसके हो जाएंगे, CO2 के हो जाएंगे। V2 मैंने मान लिया ये किसके मोल है, CO का वॉल्यूम है, तो ये किसका हो जाएगा, CO के मोल्स हो जाएंगे। तो यहाँ देखो CO2 का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको कैलकुलेट करना है। CO का वॉल्यूम कितना होगा, CO का वॉल्यूम दिया हुआ है 6.24 लीटर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल CO2 के कितने होंगे, 8.8 डिवाइड बाई 44। क्लियर है। और इसके मोल्स कितने होंगे, CO के मोल्स 5.6 डिवाइड बाई 28। क्लियर है। तो बच्चों देखो यहाँ पर यहां से कैंसिल करोगे तो वैल्यू आएगी 0.2 और यहां से करोगे तो 0.2 और 0.2 कैंसिल हो जाके वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। तो यहां से आ गया वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू 6.24 लीटर। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो आप लोग जल्दी से उसको नोट करिए। ठीक है। मैं इस वाला पार्ट को रब करता हूं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर दिया होगा, मैं इसको भी रब कर देता हूं क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हीटेड टू, ठीक है, इतना हीट किया गया जिससे उसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया, 50% इंक्रीज कर गया। क्लियर है। यहाँ देखो बच्चों कहीं मोल चेंज हो रहे हैं, नहीं चेंज हो रहे हैं। यहाँ
मोल 1 का 1 लिया गया है और कांस्टेंट क्या लिया गया है, प्रेशर लिया गया है, यानी मोल और प्रेशर कांस्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मोल्स और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा। क्लियर यहाँ तक? तो मैं लिख सकता हूँ कि बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, V1/T1 इक्वल टू V2/T2 हो जाएगा। क्लियर है? अब बोला है कि इतना हीट किया गया जिससे उसका वॉल्यूम 50% इंक्रीज कर गया। यानी मैंने मान लिया इफ, मान लो इफ V1 की वैल्यू V है, ठीक है, तो यहां पर देखो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, 50% बढ़ गया, मतलब ये आ जाएगा 1.5 V हो जाएगा। क्लियर है? और T1 की वैल्यू कितनी है, T1 है 300 और हीट कितना गया, T2 मतलब T तक हीट किया गया। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो ये वैल्यू V दिया हुआ है, T1 कितना है 300 है, और ये क्या होगा 1.5 V हो जाएगा, डिवाइड बाई ये T हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये V से ये V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी जो T की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 300 इंटू 1.5 केल्विन। तो टेम्परेचर वहाँ होता है वो किस में होता है, केल्विन में होता है। ठीक है, और मैंने केल्विन में ही रखा है, यहाँ पर ये केल्विन है, तो यहाँ T की वैल्यू कितनी आ गई, 450 केल्विन आ गई, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग भी सॉल्व कर चुके होंगे। तो लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आप नोट करिए। तो बच्चों जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ बोल रहा है कि इतने ग्राम O2 गैस है, इतने ग्राम H2 गैस है, इसको इतने लीटर के कंटेनर में इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिया गया है, और बोलो इसका टोटल प्रेशर कैलकुलेट करो। मिक्सचर दिया हुआ है, मिक्सचर मतलब यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ बच्चों देखो अभी तक हम लोग को पता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी बाई क्या होगा, V टोटल हो जाएगा। क्लियर है? अब टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, टोटल क्या क्या मोल्स है, O2 और H2 है, तो टोटल मोल्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के मोल प्लस हाइड्रोजन के मोल्स। क्लियर है? इंटू RT बाई V टोटल। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, ऑक्सीजन के मोल होंगे गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, हाइड्रोजन के मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। क्लियर है? इनटू R की वैल्यू भी चलो रखते हैं, R की वैल्यू मैं 1/12 रखता हूँ। टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 273 है। ठीक है ना? अब देखो 1/12 ना रख के मैं R की दूसरी वैल्यू रखता हूँ, एक तो 0.0821 होती है, एक 1/12 होती है, एक होती है 22.44 डिवाइड बाई 273। तो मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ क्योंकि मुझे ये और ये क्या करना है, मुझे कैंसिल कर देना है। क्लियर है? टोटल वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 1.12 लीटर है। क्लियर है? अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, इसको काटो कितनी बार जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 0.1 प्लस 0.1, 0.2 इंटू 20 कितना होगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो टोटल प्रेशर कितना आ गया, 4 ATM आ गया। तो अब बस कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बहुत ही आसान। ठीक है ना? जल्दी से आप इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो इसी में आगे भी एक बार बता देता हूँ। देखो नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DLPP बोलते हैं। क्लियर है? अब ये देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यानी DLPP किसके लिए होता है, ये होता है ओनली फॉर मिक्सचर, सिर्फ मिक्सचर के लिए होता है। क्लियर है? यानी जैसे कि मैं बात करूं, मान लो कंटेनर है, इस कंटेनर में 3 गैस है, गैस A ले लिया मैंने, गैस B ले लिया और गैस C ले लिया। क्लियर है? मैंने पहले बोल दिया कि मिक्सचर है, मतलब इसमें रिएक्शन नहीं हो रही है। क्लियर है? तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं, इसको जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो सॉल्व करने पे आता है कि टोटल प्रेशर होगा इस कंटेनर में, टोटल प्रेशर जो लग रहा होगा वो क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? तो ये PT मतलब हो गया टोटल प्रेशर, और ये मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C। क्लियर है? और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर से। क्लियर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ B कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन B का इनटू टोटल प्रेशर। वैसे देखो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ C कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन C का इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर है आप लोगों को? कभी कभी आपको इसमें एक चीज और पूछ ली जाएगी कि बच्चों बताओ फ्रैक्शन ऑफ
टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए गैस। बोलेगी ये वाला गैस फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए गैस पूछ लेगा। इसका मतलब वो पूछ क्या रहा है, पहले समझो इस बात को। इसका मतलब पूछ रहा है पी ए बाई पी टोटल की वैल्यू पूछ रहा है, और पी ए बाई पी टोटल निकालो यहाँ से क्या होगा, पी ए बाई पी टोटल आएगा यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी कभी पूछेगा फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस ए बताओ, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछ रहा है। या कभी पूछेगा प्रेशर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन गैस, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर आप लोगों को। तो बच्चों अभी तक जो हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा हुआ है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपको 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ठीक है ना, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इक्वल वेट ऑफ H2 एंड CH4 आर मिक्स, यानी मिक्सचर बोल रहा है, मिक्सचर में रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना, इतने डिग्री सेल्सियस से मिक्स कर रहा है। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने बताया अभी, अगर ऐसा लिखा हो उसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है। क्लियर है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस CH4। क्लियर है। अब बोला इक्वल वेट मान लो। इक्वल वेट आप कितना ही मान सकते हो, चलो मैंने क्या मान लिया, W मान लिया। तो मैंने मान लिया कि वेट ऑफ हाइड्रोजन और वेट ऑफ CH4 इक्वल टू कितना है, कुछ W ग्राम है। तो यहाँ से देखो, यहाँ वैल्यू रखो तो क्या होगा, वेट अगर हाइड्रोजन का पता है मोल कैसे आएगा, डिवाइड बाई 2, ये वेट डिवाइड बाई 2 प्लस वेट डिवाइड बाई 16। क्लियर है। तो इसको बच्चे सॉल्व करोगे तो आएगा 8 9, यानी ये वैल्यू आएगी 8/9। तो सॉल्व कर देना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का पूछ रहा था, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है। तो कैलकुलेशन दिया बाद दे, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, ठीक है। तो मैं रफ करता हूँ इसको। तो बच्चों देखो सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। एक कंटेनर कंटेन्स CH4 एंड SO3 दिया हुआ है, ठीक है, इस वेट रेशियो में दिया हुआ है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 एंड SO3। तो जैसे बच्चों देखो यहाँ पर वेट का रेशियो दिया हुआ है, यानी CH4 डिवाइड बाई SO3, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:5 गिवन है। क्लियर है। चलो ठीक है। पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि हमें पता है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्लियर है। तो ऐसे मैं पूछूं पार्शियल प्रेशर CH4 बाई पार्शियल प्रेशर SO3, इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, ये जो रेशियो होगा मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हो आप मोल फ्रैक्शन किसका, CH4 का, डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन क्या होगा, SO3 इनटू ये टोटल प्रेशर आएगा, यहाँ टोटल प्रेशर आएगा। क्लियर है। तो टोटल प्रेशर से टोटल प्रेशर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होता है, मोल्स का होता है। आप इसको ये लिख सकते हो क्योंकि टोटल मोल से टोटल मोल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो यानी पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, मोल्स का होगा। क्लियर है। चलो ठीक है। अब देखो आगे हम लोग करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ CH4 के मोल को लिख सकता हूँ CH4 का वेट डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है 16। क्लियर है। SO3 के मोल्स को लिख सकता हूँ SO3 का वेट डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इसका 48 प्लस 32 80 हो जाएगा। यानी आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा वेट ऑफ CH4 डिवाइड बाई वेट ऑफ SO3 इंटू 80 डिवाइड बाई 16। ठीक है। और भाई बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो कितना दिया 3:5 दिया हुआ है, वो उठा के वहाँ पे पुट कर दो। तो देन यहाँ पर CH4 डिवाइड बाई SO3, इसका जो प्रेशर का रेशियो आएगा कितना आएगा 3:5, और ये लिखा हुआ है 80 इंटू 16। तो वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, क्योंकि 16 इंटू 5 कितना होता है 80 होता है। तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यही रेशियो पूछा था, मैंने ये वाला रेशियो को कैलकुलेट कर लिया। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करो, मैं आगे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो साथ में बच्चे वाला क्वेश्चन पढ़ते भी रहो आप लोग। तो देखो बच्चों जैसा कि आपको दिख रहा है टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय ए मिक्सचर। मिक्सचर बोलना मतलब क्या होगा, रिएक्शन नहीं हो रही। क्लियर है। तो आप डाल्टन्स लॉ लगा सकते हो। तो यहाँ पे गैसेस भी गिवन है और गैस में टोटल प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल प्रेशर जो जो चीज़ें गिवन है मैं उसको अलग कर देता हूँ।
इतने mmHg गिवन है, क्लियर है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए का पार्शियल प्रेशर गिवन है कितना है 240 mmHg है। तो बोल रहा है कि गैस बी का प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों जैसा कि मुझे पता है टोटल प्रेशर क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, मुझे बी का प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर और पी ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो पी बी इक्वल टू क्या होगा 600 माइनस 240 यानी वैल्यू आएगी 360 mmHg। क्लियर है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से बी का प्रेशर आ गया, बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ए और बी का कैलकुलेट करो। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है, वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है मोल फ्रैक्शन बी इंटू टोटल प्रेशर होता है, क्लियर है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना दिया हुआ है 240 गिवन है, मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है ए का, और टोटल प्रेशर कितना है 600 है। तो क्या आप लोग सॉल्व कर लोगे, बस छोटी सी कैलकुलेशन है आप लोग कर सकते हो। पार्शियल प्रेशर बी कितना है ये 360 है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बी कैलकुलेट करना है, टोटल प्रेशर कितना दिया है 600। तो यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन बी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आप लोग जल्दी से नोट करो, हम लोग एक और अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें 4 गैसेस गिवन है और वो मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब क्या होता है उसमें रिएक्शन नहीं हो रही है, क्लियर है। इस कंटेनर का टेम्परेचर पता है, इस कंटेनर का वॉल्यूम पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोला, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, कैलकुलेट करना है आपको। तो बच्चों देखो यहाँ पर O2 का क्या दिया मास दिया है, तो क्या मैं O2 के मोल्स निकाल सकता हूँ, जरूर निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, गिवन मास बाई मोलर मास, वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, क्लियर है। क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स CH4 के निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 आ रही है, क्लियर है। चलो फिर ठीक है। यहाँ पर O2 का देखो क्या दिया मास दिया, क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, जरूर निकाल सकता हूँ। कैसे, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। वैसे मैं SO3 के मोल्स निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, गिवन मास बाई मोलर मास, वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, क्लियर है। सबके मोल्स आ गए। टोटल मोल्स कैसे आएंगे, टोटल मोल्स आने के लिए सबको ऐड कर दो। तो जब आप सबको ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसके 1/2 3/2 कितना हो गया 2 2 4 1 5, तो टोटल मोल्स कितने आ गए 5 आ गए, क्लियर है। चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से मोल फ्रैक्शन क्या O2 में निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। कैसे, ऑक्सीजन के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, यानी वैल्यू कितनी आ रही है 1/10 आ रही है। सेम ऐसे में मोल फ्रैक्शन CH4 का भी निकाल सकता हूँ। तो CH4 का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, CH4 के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल्स, वैल्यू कितनी आ रही है 3/10 आ रही है, क्लियर है। चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन O3 इक्वल टू क्या होगा, O3 के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल्स, तो 2/5 आ गया। अब मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है SO3 का, तो SO3 के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल्स, ये भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की देखो वैल्यू बच्चों आ चुकी है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। तो आगे देखो क्या निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन एक तो कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब बोल रहा है कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर, अब पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है। तो जैसे कि बच्चों देखो यहाँ पर पहले तो टोटल प्रेशर आपको निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन O2 का इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कब निकालोगे, मोल फ्रैक्शन तो आपको पता है, टोटल प्रेशर का पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो, क्लियर है। वैसे आपको पार्शियल प्रेशर CH4 का निकालना है, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन CH4 का इनटू टोटल प्रेशर हो जाएगा, क्लियर है। चलो फिर ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, मुझे टोटल प्रेशर पता होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं O3 का निकाल सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन O3 इंटू टोटल प्रेशर। वैसे मैं निकाल सकता हूँ पार्शियल प्रेशर SO3 का निकाल सकता हूँ, क्लियर है, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन पता है, बस मुझे टोटल प्रेशर की वैल्यू चाहिए। तो अब मेन इंपॉर्टेंट है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर आ गया तो सीधे आंसर आ जाएगा हम लोगों का। तो देखो बच्चों टोटल प्रेशर मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू NRT, तो P इक्वल टू NRT बाई V, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू N टोटल RT बाई क्या हो जाएगा V टोटल हो जाएगा। अब N टोटल क्या होगा, टोटल मोल्स मुझे पता है कितने हैं 5 है, R कितना होगा, R को मैंने 1/12 ले लिया, टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन में होना चाहिए, और वॉल्यूम कितना है 10 है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं चलो लिख देता हूँ थोड़ा बहुत, इससे कैंसिल होगा 0, तो क्या आएगा 5 × 5 कितना हो गया 250 डिवाइड बाई 12 आ गया, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ से टोटल प्रेशर आ चुका है। अब इस टोटल की प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको सॉल्व करना था, क्लियर है।
तो आप लोग जल्दी से नोट करो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें देखो पहले मैं आपको बताता हूँ ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है क्या। टेंडेंसी ऑफ एनी गैस टू डिफ्यूज हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है, अंटिल इट्स पार्शियल प्रेशर बिकम्स इक्वल। यानी गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर तब तक डिफ्यूज करती हैं जब तक कि उनका प्रेशर हर साइड में क्या होना जाए, इक्वल ना हो जाए। क्लियर है। अगर बच्चों मैंने कहीं आर लिखा है, आर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर, मोलर मास सब पे डिपेंड करता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि आर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, पी मतलब प्रेशर, ई मीन्स एरिया हो गया, डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू टेम्परेचर इंटू एम मतलब हो गया मोलर मास, उस गैस का मोलर मास। क्लियर है बच्चों, आ रही बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन डिफ्यूजन के सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी कंडीशन तुम्हें याद रखनी है, क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है आपको वो क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। क्लियर है आप लोगों को। जैसे कि मान लो आपको प्रेशर, एरिया और टेम्परेचर गिवन नहीं है तो आपको इसको क्या मान लोगे, इसको आप कांस्टेंट मान लोगे। अगर आप कांस्टेंट मानोगे तो R1 बाई R2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, रूट M2 बाई M1। M1 M2 क्या है, मोलर मास है। अरे बात सुनिए आप लोगों को। ऐसे अगर आपको मान लो यहां पर एरिया और टेम्परेचर गिवन नहीं है मतलब आप इसको क्या मान लोगे, इसको आप कांस्टेंट मान लोगे। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो जो R1 बाई R2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, P1 बाई P2 इंटू रूट M2 बाई M1 आ जाएगा। क्लियर है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो एक ही फॉर्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है दैट मीन्स वो कांस्टेंट है। ठीक है, चलो फिर ठीक है। अब बच्चों देखो इसी में R1 बाई R2 का रेशियो हम लोग दो तीन तरीके से और निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि लिखा होगा मोल्स डिफ्यूज पर यूनिट टाइम, ठीक है, या कभी ऐसा लिखा होगा आपसे वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। क्लियर है। और कभी कभी ऐसा इस टाइप में लिखा होगा, थर्ड लिखा होगा डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। क्लियर है। तो यहां पर बच्चे देखो मोल डिफ्यूज पर यूनिट टाइम में जो R1 बाई R2 की रेशियो आएगा वो कितना आएगा, N1 बाई T1, जितने N1 मतलब जो मोल डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है, डिवाइड बाई N2 डिवाइड बाई T2। तो N1 N2 क्या हो रहा है, जो डिफ्यूज हो रहा है मोल वो वाले मोल है, और T1 T2 क्या है, टाइम है। क्लियर है। वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम अगर पूछा जाए तो R1 बाई R2 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, V1 बाई T1। V1 क्या है, वॉल्यूम है जो डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है, डिवाइड बाई V2 बाई T2। T1 T2 क्या है, टाइम है। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम अगर बोला है तो मतलब R1 बाई R2 इक्वल टू हम लोग क्या यूज करेंगे, D मतलब डिस्टेंस हो गई, D1 डिवाइड बाई T1 टाइम हो गया, D2 डिवाइड बाई T2। तो D1 D2 क्या है, डिस्टेंस है, और T1 T2 क्या है, टाइम है। क्लियर है आप लोगों को। तो आप लोग बहुत ही जल्दी से नोट करो। तो हम लोग रफ करते हैं और इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर है। तो नोट करिए आप लोग। तो बच्चों देखो हम लोग कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो चलो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं सेकंड वाले से, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। तो जैसा कि आप लोगों को पता है R1 बाई R2 का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, M2 बाई M1 होता है। मोलर मास के इनवर्सली पोर्शन होता है रूट के। और एक R1 बाई R2 क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है N1 बाई T1 डिवाइड बाई N2 बाई T2 होता है। क्लियर है। तो जो बोला 20 ग्राम हीलियम की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर अगर हीलियम की बात कर रहा है वो, तो मैं लिख देता हूँ R1 मतलब ये हीलियम हो गया, तो R2 कितना हो जाएगा, ये SO2 हो जाएगा। क्लियर है। और R1 बाई R2 क्या होता है, रूट M2 बाई M1 होता है, मतलब मोलर मास किसका हो गया, SO2 का, डिवाइड बाई मोलर मास किसका हो जाएगा, हीलियम का। क्लियर है। और R1 बाई R2 का रेशियो क्या होगा, N1 बाई T1 बाई N2 बाई T2 भी होता है, ठीक है। तो N1 मतलब मोल हो गया किसके, हीलियम के, डिवाइड बाई टाइम हो गया हीलियम का, डिवाइड बाई यहाँ मोल हो गया SO2 के, और टाइम हो गया SO2 का। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलो ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बच्चों मोलर मास कितना होगा, यहाँ पर पहले रखते हैं। मोलर मास SO2 का होता है 64, इसका होता है मोलर मास 4 इक्वल टू, अब हीलियम के मोल रखने, हीलियम का मास पता है 20 ग्राम, तो मोल कैसे आएगा, 20 डिवाइड बाई मोलर मास आ जाएगा। और मोलर मास कितना होता है इसका, 4 होता है। और टाइम कितना दिया हुआ इसका,
10 सेकंड गिवन है, ठीक है। अब यहाँ देखो SO2 के मोल रखने हैं, SO2 का मास मुझे नहीं पता है तो मैंने मास ऑफ SO2 लिख दिया। SO2 का मोलर मास कितना होता है 64 इंटू टाइम कितना होता है इसका 15 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इस इक्वेशन को आप क्या करो, सॉल्व कर लो, और इस इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, वेट ऑफ SO2 सॉल्व हो जाएगा। एक ही अननोन और एक ही इक्वेशन है तो आप इजीली, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, और मैंने रफ भी कर दिया इसको। तो बच्चों देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, हम लोग फर्स्ट नंबर पढ़ लो पहले, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस। तो बोला जो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो अननोन गैस का, मतलब अननोन गैस मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, अननोन गैस का 4 टाइम्स है, क्लियर है। तो यहाँ से मेरा मुझे पता हो गया जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी समझ में आ रही होगी आपको बात, हो क्लियर है। अब बच्चों देखो यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ मोलर मास, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू 4 दी है, मैं यहाँ 4 रख देता हूँ, इक्वल टू मोलर मास x हो गया, मोलर मास 2 हो गया, तो इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 16 इंटू कितना हो गया, ये 16 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू मोलर मास x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आ गया जो मोलर मास x है वो कितना आएगा 32 आ गया। तो वो अननोन गैस का मोलर मास कितना आ गया 32 ग्राम हो गया, क्लियर है। तो मैं इसको रफ करूँ तो आप जल्दी से नोट कर लो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों मैं इस वाले पार्ट को करता हूँ सॉल्व, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पर तो अननोन गैस बोला था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अननोन गैस नहीं बोला, यहाँ पे गैस का मिक्सचर है, कौन सा है, CO एंड CO2, यानी बोल रहा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में क्या है H2 गैस है जो कि यहाँ से निकल रही है, और इस कंटेनर में अननोन गैस नहीं है, इस कंटेनर में क्या है CO एंड CO2 है, वो यहाँ से डिफ्यूज हो रही है, क्लियर है। तो देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, सेम वही फंडा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है H2 का, ठीक है, वो अननोन, मतलब ये इसका क्या है 4 टाइम्स है, यानी मिक्सचर है, तो 4 टाइम्स है रेट ऑफ डिफ्यूजन मिक्सचर के, क्लियर है। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है और मिक्सचर का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 4 आ गया। और जैसा कि मुझे पता है कि हाइड्रोजन बाई मिक्सचर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट के। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ 4 वैल्यू रख दी, और यहाँ पे क्या हो गया मिक्सचर का मोलर मास आ गया डिवाइड बाई 2 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा मिक्सचर का जो मोलर मास आ गया वो कितना आ गया 32 ग्राम आ गया। क्या बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी 32 ग्राम आ रहा था, बट यहाँ पर अननोन गैस दिया था, वहाँ पे मिक्सचर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ मोलर मास पूछा था जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, तो वहाँ पर मोलर मास सिर्फ नहीं पूछ रहा है, वहाँ बोला मतलब मिक्सचर का मोलर मास आया है, और मिक्सचर किसका है CO एंड CO2 का है, ठीक है। तो बोल रहा बच्चों बताओ CO एंड CO2 में CO का परसेंट कितना होगा, चलो वो सॉल्व करते हैं हम लोग। यानी जो मिक्सचर दिया हुआ है वो मिक्सचर CO एंड CO2 का गिवन है, क्लियर है। अब बोल रहा इसका मोलर मास कितना है 32 ग्राम है, तो मैंने मान लिया कि चलो CO कितना है x% है इसमें, तो CO2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस x% हो जाएगा, क्लियर है। तो चलो ठीक है, अगर ये टोटल होती तो उसका मोलर मास कितना होता 28 ग्राम होता, बट 28 नहीं, इसलिए कितना ये x% है, तो मैंने ऐसे कर दिया। दूसरा CO2 कितना है, अगर टोटल का टोटल किसी कंटेनर में टोटल CO2 होती तो उसका मोलर मास 44 होता, बट टोटल CO2 नहीं है, कितना है वो 100 माइनस x% है, तो इसका मैंने क्या ले लिया 100 माइनस x% ले लिया, इक्वल टू कितना हो गया, एवरेज कितना आ रहा 32 आ रहा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पर यहाँ पर आएगी 75 आ गया। इसका मतलब जो CO का जो परसेंट आ गया, कितना परसेंट आ गया, CO 75% आया, क्लियर है। और ये जो परसेंट आया किसका परसेंट आया, ये मोल्स का परसेंट आया, क्लियर है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं KTG के बारे में। KTG मतलब होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो मैं आपको यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं देखो कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। तो आपसे बोलेगा कि बच्चों बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे क्या होती है 3/2
RT होती है किसकी होती है, 1 मोल गैस की। आई बात समझ में आप लोगों को। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 1 मोल कितनी आ गई। अब आपसे पूछेगा बच्चों बताओ 1 मॉलिक्यूल कितनी होगी, तो क्या करोगे बच्चों 1 मोल कितनी, तो क्या करोगे आप Na से डिवाइड कर दोगे, तो ये किसकी हो जाएगी वैल्यू, ये 1 मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाएगी। क्या आई बात समझ में आप लोगों को। अब R/Na देखो क्या होता है, R/Na इसको हम लोग बोलते हैं K, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी R की वैल्यू क्या होती है 8.314 होती है और Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको सॉल्व करोगे तो 1.38 आएगा इंटू 10 की पावर -23, इतने जूल केल्विन आ जाएगा। यानी ये किसकी वैल्यू हो गई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। यानी मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है, ये क्या होती है 3/2 kT होती है। ये किसके लिए होती है, फॉर 1 मॉलिक्यूल। क्या आई बात समझ में आप लोगों को। वैसे अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, यानी अगर मैं पूछूं टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है और मान लो n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो क्या होगा 3/2 nRT। ये किसके लिए होगी, फॉर n मोल्स। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। इसको बोलते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और इसको क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ये 1 मोल के लिए मोलर काइनेटिक एनर्जी। तो ये है मोलर काइनेटिक एनर्जी, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसके ऊपर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो जितनी भी अभी तक थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर देखो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे लिखा हुआ कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3.32 ग्राम ऑफ O2 एट इतने डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी कौन सी निकालनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यानी काइनेटिक एनर्जी की देखो वैल्यू क्या होगी, 3/2 nRT होगी, जिसमें देखो 3/2 n मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, गिवन मास बाई मोलर मास हो गया। अब R की वैल्यू क्या लोगे, अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जूल में रखनी है आपको, तो R की वैल्यू जूल में रखनी पड़ेगी आपको। तो R की वैल्यू क्या हो गई 8.314 और टेम्परेचर कितना लोगे 300। यानी जब आप इसको सॉल्व कर लो 3/2 इंटू 32/32 इंटू 8.314 इंटू तो बच्चों देखो जितना भी अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा हो कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इतने ग्राम ऑफ O2 एट इतने डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वो टोटल निकालनी है, कितनी होगी 3/2 nRT। यानी ये 3/2 हो गया, n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स रख दिए मैंने। R की वैल्यू अगर काइनेटिक एनर्जी अगर आपको जूल में निकालनी तो R की वैल्यू जूल में रखनी पड़ेगी, मतलब 8.314 हो गया। टेम्परेचर केल्विन में, क्लियर है। तो इतने जूल आपका आंसर आ जाएगा। क्या आई बात समझे आप लोगों को, तब तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस सैंपल एट इतने डिग्री सेल्सियस पर E दिया हुआ है। तो बच्चों देखो अगर तुम ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैं बोल सकता हूँ, यानी मैं बोल सकता हूँ जो काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2, यानी जो इनका रेशियो होगा वो क्या होगा, जो टेम्परेचर का रेशियो होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इतने केल्विन पर E दिया हुआ, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी दी है, ये वाली वैल्यू E दी है, ठीक है। अब पूछ रहा है इस टेम्परेचर में, यानी ये वाली वैल्यू काइनेटिक एनर्जी 2 की वैल्यू पूछी गई है। ये टेम्परेचर दिया है आपको 300 और T2 टेम्परेचर दिया है आपको 500। तो क्या बच्चों हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 5E/3 आएगी। यानी ये क्या होगा 5/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है। अब देखो बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पढ़ लो एक बार। तो लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 80 ग्राम ऑफ CH4 एट इतने डिग्री सेल्सियस इज E, क्लियर है। तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी दी है 80 ग्राम CH4 की। तो बच्चों जैसा कि अभी मैंने बताया आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। यानी मैं ये बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा T1/T2 होगा, ठीक है। अब देखो बोल रहा है 80 ग्राम CH4 है, तो यहाँ तो मास फिक्स है, अब वो मास चेंज ही नहीं कर रहा है, तो मोल यानी कांस्टेंट है, मतलब डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा। इतने डिग्री सेल्सियस पे x है, तो बोल रहा है कि 3x कब होगा, यानी ये वाली वैल्यू दी है x, तो बोल रहा 3x कब होगा बताओ।
ये किस पे 300 टेम्परेचर पर है और ये T2 पूछा गया है। तो बच्चों देखो T2 की वैल्यू क्या होगी 900 केल्विन हो जाएगी। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा मुझसे। तो बच्चों देखो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में। तो ये किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि लिखा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग जीरो और वेरी हाई स्पीड इज ऑलमोस्ट रेयर। इसका मतलब देखो क्या होगा, यहाँ पे एक मैक्सवेल ने कर्व बनाया, कौन सा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड का, ठीक है। अब ये कर्व देखो ऐसा कुछ आया, ध्यान से देखो आप लोग, ये कर्व ऐसा कुछ आया। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ऐसे मॉलिक्यूल बहुत ही रेयर होते हैं जिनकी स्पीड या तो बहुत ज्यादा होती है या तो क्या होती है, बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो। देखो जीरो वाले भी क्या है तुम्हारे, देखो यहाँ पर नंबर उनका बहुत कम है, और ऐसे मॉलिक्यूल भी कम है जिनकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, VRMS बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली स्पीड को, बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पर कॉमन स्पीड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पीक ऑफ द कर्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, VMP बोलते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे कुछ क्या आएगा, ये V एवरेज आएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो V एवरेज की वैल्यू होती है वो हम लोग तो कैसे निकालते हैं, तो देखो V एवरेज इक्वल टू होता है, सबकी वेलोसिटी ऐड कर दो और उसका क्या ले लो, एवरेज ले लो, तो डिवाइड बाई n कर दो, ये एवरेज आ गया। ऐसे में पूछो बच्चों VRMS मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है। इसका मतलब क्या होगा कि रूट, पहले तो मीन ले लो स्क्वायर करके, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर करके मीन ले रहा हूँ सबका, और उसका क्या लगा दो, रूट लगा दो, तो यहाँ से क्या आएगा, VRMS की वैल्यू आएगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको जब बच्चों यहाँ सॉल्व करते हैं KTGs में, ठीक है ना, तो इसमें आप देखो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आती है बता रहा हूँ, आपको याद रखनी है। तो देखो बच्चों VRMS की जो वैल्यू आती है वो होती है √3RT/m। m मतलब मोलर मास की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पर VMP इक्वल टू क्या आएगा, यह आता है √2RT/m आता है। अब ऐसे V एवरेज इक्वल टू क्या होता है, √8RT/m आता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? और एक बात याद रखना, जो यहाँ पे आप मास लेते हो, मास किस में लेना है आपको, kg में लेना है। याद रखना आपको मास किस में लेना है, kg में लेना है, ठीक है। और बच्चों ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं देखो इस पार्ट को रफ कर देता हूँ। इसी को देखो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आगे मैंने बताया था डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, PM/RT होता है। तो यहाँ से RT/m की वैल्यू कितनी आएगी, ये डेंसिटी अपॉन प्रेशर आ जाएगा, यानी P/D आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात को? यानी इसको आप ये भी लिख सकते हो, वैसे ही सेम इसको भी आप लिख सकते हो। इसको यानी क्या लिख सकते हो आप, देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हो 2RT/m को लिख सकते हैं P/D। इसको भी आप लिख सकते हो 8/π इंटू P/D, ठीक है। और P आपको किस में लेना है, पास्कल में लेना है, SI यूनिट में लेना है। तो आप लोग याद रखना बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग यहीं पे गलती करते हैं। मास को आपको kg में लेना है, प्रेशर को आपको किस में लेना है, पास्कल में लेना है, और डेंसिटी को उसमें लेना है kg/m³ में। तो ये गलती मत करना आप यूनिट में, यहां गलती करोगे क्वेश्चन गलत कर दोगे, आता हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप जल्दी से नोट कर लो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है, बता कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होती है, जैसा कि आपको कर्व में दिख रहा होगा, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा है, VRMS की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, देन क्या होगा, V एवरेज होता है, ठीक है, देन क्या होता है, VMP होता है। तो VMP वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट क्या पूछ रहा है, एरिया अंडर द कर्व इज कांस्टेंट फॉर ऑल टेम्परेचर एंड इट्स वैल्यू इक्वल टू 1। वैल्यू 1 क्यों बोल रहा है, मतलब ये फ्रैक्शन की बात कर रहा है ना। यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की बात है, फ्रैक्शन हमेशा किससे देखते हैं, 1 से देखते हैं, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने पहले थे उतने अभी रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं होगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो टेम्परेचर चेंज करने पे देखो ग्राफ में बच्चों क्या चेंज आता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो अगर आपने टेम्परेचर मान लो, पहले ग्राफ ये था, ये ग्राफ था मान लो किसी भी T1 टेम्परेचर पर,
ठीक है, आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। मैंने बोल दिया कि T1 टेम्परेचर क्या है, T2 टेम्परेचर ज्यादा है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो बच्चों क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे होगा, यानी ये ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये किसी भी T2 टेम्परेचर में है और T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, यानी जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ग्राफ क्या होगा, आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी। बट स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। लेकिन एरिया अंडर द कर्व क्या रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इक्वल टू कितना रहेगा, 1, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन की बात हो रही है, फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है, 1 से लेते हैं हमेशा। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चों देखो, जितनी भी अभी तक थ्योरी पढ़ी हुई है हम लोगों ने, उसके ऊपर देखो 2 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिखा कि आरएमएस स्पीड निकालो। तो बच्चों देखो, मैं आरएमएस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट क्या था मुझे जो बताना था आपको, तो 3 हो गया, आर की वैल्यू तुम्हें पता ही है 8.314 टेम्परेचर केल्विन में। अब देखो आपको मास जो यहाँ पे लेना है, मास किसमें लेना है, केजी में लेना है, जबकि O2 गैस का मास कितना होता है, 32 ग्राम होता है 1 मोल का। तो केजी में कैसे आएगा, 32 × 10⁻³ ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, मास किसमें लोगे, केजी में लोगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो जो भी आंसर है किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। अब अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, एवरेज वेलोसिटी देखो दी है, तो V RMS क्या होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे V एवरेज क्या होगा, ये होता है √8RT/m होता है। यानी तुम ये बोल सकते हो कि जो V एवरेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट टेम्परेचर होता है। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो V एवरेज का जो रेशियो होगा, यानी V एवरेज 1 डिवाइड बाई V एवरेज 2, ये क्या होगा, √T1/T2 हो जाएगा। अब बोला कि एवरेज x था तो ये टेम्परेचर 300 था, बोला ये वाली वैल्यू x थी कब, जब ये टेम्परेचर कितना था, 300 था। क्लियर है आप लोगों को, तब तो बहुत अच्छी बात है। अब बोल रहा कि ये वैल्यू कितनी होगी, 3x हो जाएगी। तो ये बताओ टेम्परेचर कितना होगा, क्या हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो सीधे क्या होगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, यू शेप टाइप का ट्यूब होता है। जैसे देखो बच्चों यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, पहले देखो मैंने वैक्यूम लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। क्लियर है, और यहाँ पर देखो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, देखो जैसे प्रेशर लग रहा होगा तो यहाँ पर क्या है, वैक्यूम में मतलब कोई भी प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी लिक्विड की हाइट क्या होगी, इस ट्यूब के अंदर क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी यहाँ पर प्रेशर जितना लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रेशर क्या होगा, हर साइड में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में सेम होता है। मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, उतना ही प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पे भी होगा। यानी बात करूं इस वाले पॉइंट पे प्रेशर देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर का यूज हम लोग कब करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर ये क्या होता है, यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप टाइप का ट्यूब होता है। जैसे कि देखो आपको दिख रहा होगा, पहले देखो मैंने एक केस में क्या लिया कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसमें वैक्यूम लिया है और यहाँ पर मैंने दूसरे केस में क्या किया है, गैस लिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर। तो देखो लिक्विड के हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। इस पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे में बात करूं देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, अब अच्छा बताओ यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर। तो इस पॉइंट पे देखो बच्चों यहाँ पे इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया और इसको पॉइंट कितना मान लिया मैंने, बी पॉइंट मान लिया। अब बच्चों मैंने बोला कि पॉइंट ए पे जो प्रेशर है और जो पॉइंट बी पे प्रेशर है, दोनों प्रेशर क्या होंगे, बराबर होंगे। अब पॉइंट ए पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब पॉइंट बी पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, ऊपर देखो mg/a लग रहा है। और mg/a को मास को कह सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हो। यानी इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, h ρg आएगा। यानी यहाँ पे पूछोगे अगर बात, तो h क्या होगा, इसकी हाइट हो जाएगी, जितना हाइट क्या होगा, वाटर का लेवल क्या नॉर्मल लेवल से इंक्रीज कर गया, तो ये h हाइट हो गई। रो मतलब डेंसिटी होगी, अगर वाटर है तो वाटर की डेंसिटी कर देना। बट जनरली हम लोग यहाँ पे लिक्विड क्या लेते हैं, वाटर ना यूज करके मर्क्यूरी यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। आई बात समझ में, जिससे इसकी हाइट ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगी।
क्योंकि अगर वाटर लोगे तो हाइट क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, जिससे एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो लोग यहाँ पे जो लिक्विड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, मरकरी लिक्विड यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ हमने प्रेशर बराबर कर दिया, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहेगा, एच मतलब इसकी हाइट हो गई, रो मतलब इस लिक्विड की डेंसिटी हो गई, और जी मतलब ग्रेविटी हो गई। क्लियर है, चलो ठीक है। अब बच्चों ने पूछा मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे ए ले लिया, इस पॉइंट क्या बोलोगे, ये पॉइंट बी बोलोगे। अब अगर देखोगे तो पॉइंट ए का प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट बी का प्रेशर होगा। अब पॉइंट ए पे प्रेशर कितना लग रहा है, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब पॉइंट बी पे प्रेशर कितना लगेगा, पॉइंट बी पे एक तो एच रो जी लगेगा, प्लस ये गैस भी यहाँ प्रेशर लगा रही होगी, यानी बी पॉइंट में लगेगा गैस का प्रेशर प्लस एच रो जी लगेगा। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो एच रो जी की वैल्यू होगी, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होगी। जबकि अगर तुमने यहाँ से कैलकुलेट किया तो क्या होगा, गैस का प्रेशर जोड़ना पड़ेगा आपको प्लस एच रो जी में, तब क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आएगी। क्लियर है आप लोगों को, चलो ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बैरोमीटर के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान से। यहाँ पे एक ट्यूब दिया हुआ है आपको, यहाँ पे मेटल की डिस्क दी हुई है, इसके दोनों साइड में क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, और गैस में दोनों साइड में क्या है, मोल बराबर है और टेम्परेचर भी सेम है। तो इसमें जितने मोल अगर यहाँ पर है उतने गैस के मोल यहाँ पर है, जो टेम्परेचर यहाँ है वही टेम्परेचर यहाँ पर है। अब बोल रहा है कि बताओ बच्चों ये वाला 100 सेंटीमीटर है, ये वाला भी क्या 100 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखो यहाँ पर, जैसा कि मुझे पता हुआ है यहाँ पर कि देखो, अब देखो यहाँ पर एक मेटल डिस्क क्या है, मूव कर सकती है। तो बच्चों यहाँ पर मेटल डिस्क अगर देखो यहाँ पर बीच में रुकी हुई है, ये मूव तो कर सकती है, तो कहाँ पर रुकेगी मेटल डिस्क, जहां पर दोनों साइड प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि P1 और P2 की वैल्यू क्या होगी, अगर ये मूवेबल डिस्क है तो P1 P2 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। यानी मैं लिख सकता हूँ P1 इक्वल टू क्या होगा, P2 होगा। क्लियर है। अब P1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी, 1.2 एटीएम, इसका मतलब क्या होगा, P2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.2 एटीएम होगा। क्लियर है आप लोगों को, तो यहाँ से वैल्यू आ चुकी है। समझे बात को, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना कि प्रेशर क्या होगा, मेटल डिस्क वहां पर रुकेगी जहां पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, समान होगा, मतलब इक्वल होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, मैंने बस इसी क्वेश्चन में क्या किया, मैंने इसको इस साइड से ओपन कर दिया। तो अब जैसे इधर से ओपन करोगे, अब इधर कौन सा प्रेशर लगेगा, देखो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। यानी जैसे तुम एक साइड से इसको ओपन कर दोगे ट्यूब को, तो क्या होगा, ये डिस्क उधर शिफ्ट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 1 एटीएम होती है, और यहाँ प्रेशर कितना लग रहा है, 1.2 एटीएम। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो कब तक मूव करेगी, जब तक प्रेशर कितना ना हो जाए, 1 एटीएम ना हो जाए। अब 1 एटीएम यानी मैं बोल सकता हूँ P3 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ P3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 एटीएम हो जाएगी। क्या समझ पा रहे हो, यानी तब तक मूव करता रहेगा जब तक की वैल्यू 1 एटीएम ना हो जाए, और जैसे 1 एटीएम होगा ये डिस्क क्या होगी, रुक जाएगी। क्लियर है, चलो ठीक है। अब बच्चों यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल बाहर निकल जाएंगे, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ से नंबर ऑफ मोल बाहर निकलेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल बाहर नहीं निकलेंगे। यानी अब तुम बच्चों इसमें और इसमें कंपेयर करो, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल सेम है, यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है, सेम दिया हुआ है। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ P इंटू V का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, बॉयल्स लॉ, P2 V2 होगा। क्लियर है। अब वॉल्यूम क्या होता है, मास इनटू क्या होता है, देखो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू थिकनेस होता है। मतलब वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू क्या हो जाएगा, देखो ये क्या होगा वॉल्यूम, देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा इनटू लेंथ हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं P1 इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू L1, P2 इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू L2। अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों साइड में क्या था, सेम था, यहाँ पे और यहाँ पर, मतलब ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूं P1 L1 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, P2 L2 आएगा। अब चलो P1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1.2 एटीएम, 1.2 एटीएम। L1 कितना है यहाँ पर, 100 सेंटीमीटर। P2 कितना है, P2 यहाँ पर देखो, यहाँ पर P1 L1 इक्वल टू P3 L3। ठीक है, तो P3 कितना है तुम्हारा, 1 एटीएम, L3 तुम्हें निकालना है। L3 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 सेंटीमीटर आ चुका है। तो L3 की वैल्यू निकालनी थी मुझे, 120 सेंटीमीटर आ गया। यानी ये पहले 100 सेंटीमीटर था, कितना शिफ्ट होगा, 20 सेंटीमीटर और शिफ्ट होगा। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर जैसे ही शिफ्ट करेगा, तो पहले P1 देखो यहाँ पे दोनों 1.2 एटीएम थे, क्योंकि ये क्लोज था।
जैसे ओपन करोगे तो गैस बाहर निकल गई, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो ये क्या होगा, उस साइड में शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर 1 atm है, यहाँ कितना प्रेशर है तुम्हारा 1.2 है, तो तब तक शिफ्ट करेगा जब तक 1 atm यहाँ पे नहीं हो जाता है, और जैसे 1 होगा वहीं रुक जाएगा। यदि प्रेशर दोनों साइड में हमेशा सेम होगा, और इसी प्रेशर की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यदि प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा, यहाँ पे तो क्या है, प्रेशर की वैल्यू बराबर है, यहाँ पे भी क्या है, प्रेशर सेम है, यहाँ पे भी क्या है, देखो प्रेशर सेम है, यहाँ पे भी क्या है, देखो प्रेशर क्या है तुम्हारा, देखो सेम है। आई बात समझ में? तो आप जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो हम लोग इसी में देखो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने देखो पहले क्या किया था, यहाँ पे मैंने प्रेशर का निकाला था, अब मैंने क्या किया, इसको एक साइड में ओपन कर दिया, यहाँ प्रेशर कैलकुलेट कर दिया। अब बच्चों इसी को मैंने उठा क्या कर दिया, ऐसे करके रख दिया, ठीक है ना। तो जब इसको ऐसे रखोगे, वर्टिकल रखोगे, तो देखो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि प्रेशर P4 लग रहा है और लेंथ कितनी है, L4 है, और बोलेगा P4 और L4 की वैल्यू निकालो। तो आपको देखो बच्चों यहाँ पे P1 की वैल्यू पता है और L1 की वैल्यू पता है, ठीक है ना, और बाकी बोलेगा P4 L4 निकालो। तो बच्चों देखो यहाँ पर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और जैसा कि मुझे पता है कि प्रेशर क्या होगा, अभी भी ये डिस्क जाके कहाँ रुकेगी, जहाँ पे प्रेशर सेम होगा, यानी मैं बोलूंगा कि यहाँ पर क्या होगा, P4 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी। H मतलब हो गया इसकी जो हाइट हो गई, क्लियर आप लोगों को, और इसके अंदर कोई लिक्विड भरा है तो क्या हो जाएगा, रो उसकी डेंसिटी हो जाएगी और जी ग्रेविटी हो जाएगी। तो यहाँ पे P4 की वैल्यू आ जाएगी, H रो जी आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, P4 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पे लगाओगे P1 L1 इक्वल टू क्या होगा, P4 L4 होगा। क्यों मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, यहाँ से क्या मैंने इसको जब ऐसे किया, यहाँ पे तो गैस चेंज हुई थी, नंबर ऑफ मोल नहीं चेंज हुए थे, और नाइट टेम्परेचर चेंज हुआ था, यानी इसी को मैंने ऐसे करके रख दिया, तो क्या यहाँ से गैस बाहर निकली है, नहीं, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल सेम है, ठीक है, टेम्परेचर भी सेम है, और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल सेम होगा तो बॉयज को लगा सकते हो, यानी P into L की वैल्यू सेम होगी, क्लियर है। यानी P1 हमें पता है कितना है, यहाँ पर 1.2 आ चुका है, ठीक है, P1 मुझे पता था कितना है 1.2, L1 मुझे पता है, ये P4 की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, तो यहाँ से आ जाएगा L4 की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। बाकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी P1 L1, सीधे सॉल्व हो गया। अगर आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिख जाता है कैसे सॉल्व करोगे, तो बोलेगा अगर मैंने इसी को किसी थीटा एंगल पे रख दिया, कि अब बताओ बच्चों यहाँ पर, कि अब बताओ कितना यहाँ पर वो लगेगा, कि प्रेशर P5 कितना होगा, L5 कितना होगा, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो ये थीटा के एंगल पे रखा हुआ है, तो देखो बच्चों यहाँ से क्या लग रहा होगा, पहली बात तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पर mg sin थीटा लगेगा, और इस साइड में क्या लगेगा, mg cos थीटा। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को, इधर साइड में क्या लगेगा, mg cos थीटा। यानी मैंने पूछा कि बच्चों बताओ P5 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, तो P5 ऐसे लग रहा है और mg भी ऐसे लग रहा है, मतलब P5 प्लस mg cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को, यानी यहां से P5 की वैल्यू आ जाएगी, आपको m पता होगा, g ग्रेविटी पता होगा, यहाँ पे देखो h रो जी, मैं पूरा लिख देता हूं, h रो जी क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे वैल्यू होगी क्या होगी, P5 आपको कैलकुलेट करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता होता है, h और रो की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, जी ग्रेविटी पता होगा, और इस थीटा की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी जाएगी, तो आराम से P5 सॉल्व कर लोगे। और अभी भी देखो मैंने जब ऐसे इसको रिवर्स किया, अल्फा एंगल पे रखा है या थीटा एंगल पे रखा है, तो अभी भी नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हुए हैं, और मैंने टेम्परेचर भी चेंज नहीं किया हुआ है, इसका मतलब मैं P into L का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पर P1 की वैल्यू पता है मुझे, L1 की वैल्यू पता है, P5 मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ से आ जाएगा L5 की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, क्लियर है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और ये जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, या आपको कौन कौन से लेक्चर से वन शॉट वीडियो और चाहिए, ठीक है। मैं जितना जैसे टाइम मिलेगा, अगर आप जो डिमांड करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं और भी लेक्चर्स अपलोड करूंगा। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है, ऐसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, जो आइडियल नहीं होती है, मतलब जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करेगी,
अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करेगी तो इसको फॉलो करेगी। ये रियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। अब देखो रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैन डर वाल गैस इक्वेशन। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब अच्छा देखो यहाँ पर आइडियल गैस, एक्चुअल में दुनिया में जितनी भी गैसें होती हैं सारी गैस क्या होती है, रियल होती हैं। बट जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो तब तक हम लोग सारी गैसेस को क्या करते हैं, आइडियल मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जबकि आइडियल कोई भी गैस होती नहीं है। अगर आइडियल कोई भी गैस नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा कि किसको फिर आइडियल माना गया है, यानी आइडियल में कुछ एजम्पशंस माने गए हैं। वो एजम्पशंस देखो क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। पहले एजम्पशन क्या होगा कि यहाँ पर माना गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टर्म है वो कितना है तुम्हारा, 0 है। बात तारीफ समझ में? यानी अगर कोई भी गैस को मैंने आइडियल गैस बोल दिया मतलब उसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कोई भी इंटरेक्शन नहीं लगाएगा, ना ही अट्रैक्शन ना ही रिपल्शन। क्लियर है? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जिसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टर्म नहीं होता है उसको आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। तो आप ये भी लिख सकते हो कि आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। आ रही है समझ में आप लोगों को? कैन नॉट बी लिक्विफाई। जबकि रियल गैस क्या होती है, लिक्विफाई होती है। हाइड्रोजन गैस को भी लिक्विफाई करते हैं हम लोग, हीलियम को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो गैसेस लिक्विफाई होती हैं तो सारी गैस क्या होती है, रियल होती हैं। अगर मैंने आइडियल बोल दिया मतलब मैं इसको लिक्विफाई नहीं कर सकता हूं। अब देखो बच्चों, यानी गैस है तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टर्म 0 नहीं माना गया, जबकि यहां पे क्या माना गया है, 0 माना गया है। सेकंड देखो बच्चों, यहां पर क्या माना गया है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये कितना लिया गया है, 0 लिया गया है। जबकि वहां पर गैस है तो कुछ ना कुछ उसके मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। इसका मतलब गैस ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। यानी यहां पर मेन डिफरेंस बस 2 ही है कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टर्म क्या माना गया है, 0 माना गया है, जबकि रियल गैस में 0 एक्चुअल में नहीं होता है। यहां पे गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ही नहीं माना गया है, जबकि कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये टर्म 0 नहीं होता है। यानी यहां पर जो ए और बी का टर्म आता है वो किस लिए आता है, देखो मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो बी का टर्म आता है किसकी वजह से आता है, वो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की वजह से आता है। इसका मतलब बी का टर्म किसकी वजह से आता है, साइज की वजह से आता है। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मतलब साइज की बात हो रही है। क्लियर है? यानी आप ये बोल सकते हो बी की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब साइज की वैल्यू ज्यादा होगी। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? जैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताओ बच्चों CH4 एंड C2H6 लिखा हुआ है, इसमें किसमें बी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो साइज किसका ज्यादा है, C2H6 का। तो C2H6 में क्या होगा, बी की वैल्यू ज्यादा आएगी। क्लियर है आप लोगों को? अब देखो बच्चों, आपसे सेकंड आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर जो ए का टर्म आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। यानी देखो मैं लिख देता हूं, यानी यहां पर P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है, तो ये वाला टर्म किसकी वजह से, ये टर्म है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। कौन सा, ये वाला ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये टर्म है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। और ये जो टर्म आया क्या है तुम्हारा, गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की वजह से आया है। यानी क्या होगा, V माइनस एन बी में जो एन बी टर्म है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल की वजह से आया है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लिए, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपसे ए की वैल्यू के में कंपैरिजन पूछेगा, बोलेगा बताओ बच्चों ए की वैल्यू किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो देखो बच्चों, ए की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टर्म ज्यादा होगा। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। यानी सबसे पहले आपको क्या देखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है, क्योंकि एक देखो मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्स लगते हैं, जो भी फोर्स लगते हैं वो क्या होते हैं, वीक फोर्स होते हैं। और कौन कौन से फोर्स लगते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है और वैन डेर वाल्स फोर्स लगता है, जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो ए की वैल्यू के सबसे पहले क्या देखोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे। सेकेंड नंबर पे क्या देखोगे कि पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्लियर है? तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टर्म ज्यादा होता है। थर्ड नंबर क्या देखोगे, देखो अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं हो रही है, दोनों ही क्या है तुम्हारे नॉन पोलर है, तब कैसे डिसाइड करोगे। तो थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं
मोलर मास, जिसमें मोलर मास ज्यादा होता है उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होता है। क्लियर है? अगर मान लो मोलर मास भी सेम है तब क्या देखोगे, तब फोर्थ नंबर पे देखोगे सरफेस एरिया। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें ए की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मान लो सरफेस एरिया भी सेम है, और देखो बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ए की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इतनी कम कि हम लोग इसको क्या मानते हैं, ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं। यानी जब भी आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए हाइड्रोजन और हीलियम के ऊपर, तो वहां पर क्या करोगे आप, ए की वैल्यू को जीरो मान लोगे। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है, देखो मैं इससे कुछ क्वेश्चंस करके देखो दिखाता हूं आप लोगों को। तो बच्चों देखो यहां पर ऐसे पूछेगा कि बताओ बच्चों कि अमोनिया एंड CO2, बताओ इससे बच्चों किसमें ए की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर मैं एक ऑर्डर लिखूंगा किसमें ज्यादा होगा, अमोनिया में। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? सेकंड नंबर पूछेगा कि बताओ बच्चों यहां पे अमोनिया दिया हुआ है और यहां पर CH4 दिया हुआ है, तो बताओ इसमें किसमें ए की वैल्यू ज्यादा होगी। फिर देखो ए की वैल्यू ज्यादा किसमें होगी, अमोनिया में, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, थर्ड नंबर आपसे पूछ लेगा कि बताओ बच्चों कि यहां पर CH4 दिया हुआ है, C2H6 दिया हुआ है एंड C3H8 दिया हुआ है। अब बताओ किसमें ए की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बच्चों देखो यहां पर ये तीनों ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, तीनों ही क्या है, नॉन पोलर है। तो अब कैसे डिसाइड करोगे, मोलर मास, मोलर मास ज्यादा किसमें है, ये ज्यादा है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों कि यहां पर ये दिया हुआ है, ये नॉर्मल पेंटेन है। ठीक है, इसमें मैंने एक ब्रांच लगा दी, या फिर मैंने एक देखो ऐसे बता दिया। अब बोलेगा बताओ इसमें बच्चों बताओ किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टर्म ज्यादा होगा। तो जैसा कि पता है जितना भी कोई चीज स्फेरिकल बनती जाती है उतना ही क्या होगा, उसका सरफेस एरिया कम होता जाता है। तो इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो तीनों ही क्या है, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो पहला फैक्टर खत्म हो गया। फिर पोलर नॉन पोलर, तीनों ही नॉन पोलर है, तो दूसरा फैक्टर भी कॉमन है। तीनों का मोलर मास भी सेम है, आप हाइड्रोजन लगा लेना। ठीक है ना? चलो ठीक है। चौथा फैक्टर देखो सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इस वाले पार्ट का, तो इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू ज्यादा आएगी। क्या आधी बात समझे आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, मैं रफ करूँ इसको, तो आप जल्दी से इसको नोट करिए पहले तो बच्चों देखो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू NRT को बोलते हैं। रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ये होती है P प्लस एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी माइनस एन बी इक्वल टू NRT। क्लियर है? एन मींस क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। वैसे देखो इसी इक्वेशन को तुम रियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये इक्वेशन ऐसे ही आती है, जेड इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं विरियल फॉर्म। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये वन शॉट वीडियो है तो हम लोग के पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर प्रॉपर क्लास करोगे तो क्या होगा, हम लोग इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब बच्चों देखो इस वाले पार्ट को बोलते हैं सेकंड विरियल कोफिशिएंट। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेकंड विरियल कोफिशिएंट कितना होता है, b माइनस ए बाई आर टी होता है। वैसे पूछा जाएगा बताओ थर्ड विरियल कोफिशिएंट क्या होता है, b स्क्वायर होता है। फोर्थ विरियल कोफिशिएंट क्या होता है, वो b क्यूब होता है। क्लियर है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों आपसे पूछा जाएगा बताओ रिड्यूस इक्वेशन क्या होती है, तो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, ये क्या होती है, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट करिए इसको। तो देखो बच्चों हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अगर आपको किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है, मतलब गैस को मुझे क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है। ठीक है, तो गैस को अगर लिक्विफाई करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? अब टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, किससे डिक्रीज करना है, तो टेम्परेचर को जो डिक्रीज करोगे किससे, क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर उससे कम होना चाहिए, तभी गैस लिक्विफाई होगी। और प्रेशर तुम्हें इंक्रीज करना है, किससे इंक्रीज करना है, क्रिटिकल प्रेशर या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप गैस को क्या कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो। क्लियर है आप लोगों को? यानी प्रेशर की वैल्यू क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा होनी चाहिए और टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होनी चाहिए। तो बच्चों देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा कि जिससे ऊपर गैस को लिक्विफाई कर ही नहीं सकते हो, हमेशा इससे नीचे क्या कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो। यानी क्या होगा, जब क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है 8/27 RB होता है। वैसे देखो क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, द मिनिमम प्रेशर बिलो विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। ठीक है ना, यानी इसके इस प्रेशर से कम प्रेशर के नीचे गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। तो देखो ये क्या होगा, A/27 B स्क्वायर होगा। और A भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या है तुम्हारे कांस्टेंट होते हैं जो कि वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में यूज हुए हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, द मैक्सिमम टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई।
अब देखो बच्चों क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर पर 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। और क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, ये 3B होता है। क्लियर है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि B क्या होता है, B होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल। और ये आपसे बार बार पूछा जाएगा, ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर मैं पूछूं आपसे, तो यहां पर देखो ये B इक्वल टू होता है 4 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपसे कभी कभी क्या होगा, आर की वैल्यू दे दी जाएगी, आर मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा। तो मॉलिक्यूल अगर आपको रेडियस पता है तो वहां से आप बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यानी किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो प्रेशर की वैल्यू क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा होनी चाहिए और टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होनी चाहिए। अब बच्चों देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के बारे में डिस्कस किया। अब एक देखो और होता है यहां पर, एक होता है इन्वर्जन टेम्परेचर होता है और एक क्या होता है, बॉयल्स टेम्परेचर होता है, ठीक है। बॉयल्स टेम्परेचर देखो क्या होता है, तो बॉयल्स टेम्परेचर को टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, A/RB होता है। तो बच्चों देखो अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, जेड वर्सेस प्रेशर ग्राफ बना रहा हूं और ये क्या लाइन है, ये जेड इक्वल टू 1 लाइन है। तो बच्चों याद करो हम लोग जेड वर्सेस प्रेशर ग्राफ बनाया था, अदर गैसेस के लिए ग्राफ ऐसा बन रहा था और जैसे जैसे लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे ग्राफ जेड इक्वल टू 1 की साइड में शिफ्ट हो रहा था। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, तो एक टाइम बाद ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो यहां पर देखो इस प्रेशर की रेंज तक गैस क्या कर रही है, आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। तो जिस टेम्परेचर पे लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर तक गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, ये बॉयल टेम्परेचर का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा। अब इन्वर्जन टेम्परेचर हर गैस का अलग अलग होता है, वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर भी अलग होता है और बॉयल टेम्परेचर भी अलग होता है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर मतलब होगा कि किसी भी गैस को क्या कर सकते हो, अगर कोई भी गैस जैसे हाइड्रोजन हीलियम है उसका इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर से कम होता है। इसका मतलब जो भी गैस इन्वर्जन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे है वो क्या होगा, मान लो कि स्मॉल ओरिफिस से अगर पास करोगे तो वो क्या करेगी, तुम्हारी गैस जब एक्सपैंड करेगी ना तो वो कूलिंग इफेक्ट शो करती है। और जिसका इन्वर्जन टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे होता है वो गैस क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है। जैसे बात करो हाइड्रोजन हीलियम, इसका जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसका मतलब अगर वो स्मॉल ओरिफिस से पास होगी तो वो एक्सपैंड करेगी, तब वो क्या करेगी, हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। क्योंकि 25 पे तुम उसको देख रहे हो और उसका इन्वर्जन टेम्परेचर 25 से कम है, तो तुम 25 पे देख रहे हो, मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे देख रहे हो। वैसे अगर मैं बात करूं कोई भी अदर गैस ले लो, जैसे मान लो CO2 गैस ले लो, ऑक्सीजन गैस ले लो, तो उनका इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, 25 से ज्यादा टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट करता है। तो 25 से ज्यादा पे एग्जिस्ट करेगा और तुम कहां देख रहे हो, 25 पे देख रहे हो, मतलब तुम इन्वर्जन टेम्परेचर से कम पे देख रहे हो। यानी ऑक्सीजन और CO2 गैस अगर स्मॉल ओरिफिस से पास होंगी तो जब वो एक्सपेंड करेगी तो क्या करेगी, वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, मतलब जैसे आप छुओगे तो ठंडा ठंडा फील होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों देखो यहां पर एक होता है रिड्यूस प्रेशर। क्या होता है, जो रिड्यूस प्रेशर होता है वो P/PC के रेशियो बोलते हैं, यानी प्रेशर ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल प्रेशर को बोलते हैं। वैसे देखो क्या होता है, रिड्यूस टेम्परेचर होता है। रिड्यूस टेम्परेचर मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। वैसे ही यहाँ पर रिड्यूस वॉल्यूम भी होता है। तो रिड्यूस वॉल्यूम मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चों ये क्या है, आपकी वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन है। तो बोलेगा बताओ बच्चों इसको हम लोग, या फिर इसको मैं n इक्वल टू 1 लेता हूं पहले तो। अब बोलेगा यहां पर जो इस इक्वेशन को आपको टर्म में किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस वॉल्यूम के टर्म में लिखना है। तो यहां देखो बच्चों P की वैल्यू क्या आएगी, PR इंटू PC आएगी। T की वैल्यू क्या आएगी,
टी आर इंटू टी सी होगी, और वैसे v की वैल्यू क्या होगी, वी आर इंटू वी सी होगी। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन लिख लिया हम लोगों ने। अब n इक्वल टू आप यहाँ 1 पुट कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर P, T और V की वैल्यू है, यहाँ पे देखो PC, VC, TC आ रहा है। अब यहाँ से क्या करो, PC, VC, TC की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो। तो इस P, T और V की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन आएगी PR, VR और TR के टर्म में आएगी। तो बच्चों आपको याद रखना है क्या, जो PR इक्वल टू क्या होगा, प्लस 3/VR स्क्वायर इंटू 3VR माइनस 1 इक्वल टू 8TR। तो ये सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ये आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये वैल्यू क्या करनी है, याद रखनी है। तो जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखा डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाईएस्ट एट, तो नियॉन की डेंसिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ देखो सब में प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है। तो बच्चों देखो यहाँ पर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, PM/RT होता है। कहाँ से आया, PV इक्वल टू NRT से आया। क्लियर है। तो बच्चों देखो यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो डेंसिटी क्या है, देखो प्रेशर और टेम्परेचर के डायरेक्टली पोर्शन है। तो जिसमें P/T का रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसमें डेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर कम किसमें दिया है, देखो यहाँ टेम्परेचर कम दिया है, और प्रेशर ज्यादा किसमें दिया है, इसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्लियर है। तो इसमें P/T का रेशियो ज्यादा होगा, उसमें डेंसिटी ज्यादा होगी। तो मैं इसको रफ करता हूं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है। अब देखो जो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, देखो इसको भी आपको 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में। तो लिखा हुआ है मोस्ट इजिली लिक्विफाइबल गैस इज, किस गैस को सबसे इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। तो गैसेस लिक्विफाई क्यों होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म की वजह से। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टर्म ज्यादा होगा, उस गैस को तुम इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। अब बताओ किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इस वाले में, क्योंकि यहां पर क्या हो रही है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को। और बाकी सब में क्या लग रहा है, वैन डेर वाल्स फोर्स लग रहा है। और वैन डेर वाल्स फोर्स क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक फोर्स होता है। क्लियर है आप लोगों को, चलो ठीक है। तो यहां पर अमोनिया हो गया आंसर, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो बच्चों इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले तो मैं ये वाला डिस्कस करता हूं, ये वाला क्वेश्चन देख लो। तो यहां लिखा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, यानी जेड की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, जेड क्या होता है, ये होता है पीबी रियल डिवाइड बाई पीबी आइडियल होता है, और ये वैल्यू क्या है, 1 से कम है। अब एसटीपी बोला, मतलब एसटीपी पे क्या होता है, प्रेशर सेम होता है, टेम्परेचर प्रेशर। अब प्रेशर सेम होगा तो प्रेशर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि वी रियल की वैल्यू क्या होगी, वी आइडियल से कम होगी। अब बच्चों बताओ, वी यहाँ पर रियल लिखा हुआ, ये एम लिखा हुआ है, एम मतलब मोलर वॉल्यूम, तो यहाँ पर भी एम लिखा है, मतलब क्या हो गया, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब यानी यहाँ मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, देखो अब आइडियल का मोलर वॉल्यूम पता है हमें कितना होता है एसटीपी पर, 22.4 लीटर होता है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 22.4 से कम होगी। और 22.4 से कम कौन सा आंसर दिया हुआ है, ये वैल्यू। क्लियर है, तो आपका आंसर कितना आ गया, ये वाला आंसर आ गया। आई बात सुनिए आप लोगों को, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं रफ कर दे रहा हूं उसको। अब बच्चों देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको भी आपको विद इन 1 मिनट में सॉल्व करना है। तो बच्चों देख वो बता क्या रहा है, इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, उसके पहले देखो बच्चों मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जैसा कि वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन लिखता हूं मैं पहले बात। तो बच्चों देखो ये इक्वेशन क्या थी, P + A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल टू NRT होता है। क्लियर है। अब बच्चों कभी भी तुम्हें अगर ये दे दिया जाए हाई प्रेशर, तो बोलेगा अब बताओ वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन क्या होगी। तो हाई प्रेशर में क्या होगा, यानी प्रेशर की वैल्यू इतनी ज्यादा है, ठीक है ना, कि ये वाले टर्म को तुम क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट करके P बना सकते हो। मतलब यहां पे क्या रख दोगे, P रख दोगे इंटू V माइनस NB इक्वल टू NRT। क्या आई बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, अब बच्चों अगर यहाँ पर कहीं भी आपको लिखा हुआ है लो प्रेशर दिख जाए, मान लो कि लिखा हुआ है लो प्रेशर, तो प्रेशर लो है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हाई क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्लियर है। अब हाई वॉल्यूम मतलब यहां पर क्या होगा कि यहां पर तुम्हें कौन सा टर्म नेग्लेक्ट करना है, यहां पर V माइनस NB की जगह देखो ध्यान से,
V माइनस NB की जगह क्या लिखोगे, V लिखोगे। मतलब यहाँ वॉल्यूम इतना हाई है कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को आपने नेग्लेक्ट कर दिया है, यानी इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट करके V बना दोगे तो टर्म क्या आएगा, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू nRT आएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो हाई प्रेशर में इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देना है और लो प्रेशर पे ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं रफ कर देता हूँ। और बच्चों आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों आइडियल गैस इस तरह बिहेव कब करती है। आइडियल मतलब पीवी इक्वल टू nRT की तरह का बिहेव करती है, ठीक है। तो यहां पे कब बिहेव करेगी, देखो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप मैं रफ कर दे रहा हूं उसको भी। तो देखो 4th नंबर क्वेश्चन देख लो आप लोग, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स का ऑर्डर लिखना है आपको। चलो ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे Z वर्सेस P का ग्राफ क्या होता है, तो Z वर्सेस P का ग्राफ होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये जो लाइन दी है कितनी दी है, Z इक्वल टू 1 लाइन दी हुई है। अब बच्चों देखो हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ ऐसा होता है, यानी मैं ये बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेस हैं, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज क्या करती हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं, यानी कभी भी ग्राफ देखो 1 से नीचे नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हाइड्रोजन हीलियम क्या करती है, ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। क्लियर है? अब ए की वैल्यू 0 हम लोगों ने एज्यूम किया, क्योंकि ए की वैल्यू इतनी कम होती है कि हम लोग 0 मान लेते हैं, जबकि एग्जैक्ट 0 नहीं होती है। क्योंकि अगर एग्जैक्ट 0 होगी तो आप इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, जबकि हाइड्रोजन हीलियम लिक्विफाई होती है। मतलब ए की वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं है, बट हम लोग यहां पर माने हैं, ठीक है ना। और देखो यहां पर अदर गैसेस की बात करूं, यहां पर तो अदर गैसेस होती है, वो क्या होती है, लो प्रेशर पर वो कौन सा डेविएशन शो करती है, निगेटिव डेविएशन। जबकि अगर तुम हाई प्रेशर ले लोगे तो हाई प्रेशर में क्या होगा, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। यानी हाइड्रोजन हीलियम के लिए ग्राफ ऐसा होता है और अदर गैस के लिए ग्राफ ऐसा होता है। तो ये ग्राफ कब बना हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बना हुआ है। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? ये देखो यहां पर जेड की वैल्यू कम है, लो प्रेशर में वैल्यू कम है, और जब हाई प्रेशर में क्या है, जेड से क्या है, 1 से वैल्यू ज्यादा है। क्लियर है आप लोगों को? तो ये जो ग्राफ बना हुआ है कब बना हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर बना हुआ है। चलो फिर ठीक है, नोट हो गया। अब बच्चों अगर मैंने सेम गैस ले ली, या फिर चलो मैंने अदर गैस के लिए ग्राफ बना हो, तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए नहीं बना, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो ठीक है। अब अच्छे बताओ बच्चों, सारी गैसेस का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब मैंने मान लो अलग अलग 4 गैसेस ले ली, जैसे कि दिखा हुआ A B C 3 गैसेस ले ली। अब पूछेगा बताओ इसमें किसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब क्या होगा, जेड की वैल्यू 1 से कम होगी, तो जिसमें जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उसमें अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये सेम टेम्परेचर पे ग्राफ बना है डिफरेंट 3 गैसेस का। तो यहां पे देखो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स किसमें ज्यादा होगा, सी वाले में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? ठीक है, मैं रफ करूं इस पार्ट को। तो बच्चों यहां पर 3 अलग अलग गैसेस थी, बट टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। यहां पर गैसेस सेम है, एक ही गैस है, गैस ए ली है मैंने और डिफरेंट टेम्परेचर पे ली है। तो पूछ लेगा बताओ बच्चों कि यहां पर कौन सा टेम्परेचर ज्यादा वैल्यू होगी। तो बच्चों जैसे जैसे लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस रियल गैस किसकी तरह बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 की ओर शिफ्ट करेगी। यानी जिसमें जेड के वैल्यू 1 के ज्यादा करीब होगी उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। यहां पे देखो 1 के पास क्या है, देखो 1 के पास किसका टेम्परेचर है, देखो सबसे ज्यादा करीब T1 है, यानी T1 टेम्परेचर ज्यादा होगा, देन T2 होगा, देन T3 होगा। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों देखो लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड मतलब क्या होगा, ये होता है पीवी रियल डिवाइड बाई पीवी आइडियल का रेशियो होता है। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा, पीवी रियल और पीवी आइडियल क्या होता है, ये एनआरटी होता है। आ रही बात समझ आप लोगों को? चलो ठीक है। अब अगर मैं बच्चों बात करूँ, पूछूँ अगर आपसे कि आइडियल गैस है, बताओ जेड की वैल्यू कितनी होती है, एंड
रियल गैस में जेड की वैल्यू कितनी होती है। तो आइडियल गैस में क्या होता है, जेड इक्वल टू 1 होता है। तो जेड इक्वल टू यहाँ 1 रखो इस वैल्यू को, तो यहाँ पर क्या आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे बोलो रियल गैस में क्या होता है, जेड इज नॉट इक्वल टू 1, तो पीवी क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो ठीक है। अब जेड की वैल्यू 1 नहीं होती तो कितनी होती है, तो यहाँ दो चीजें आएंगी, जेड की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा होती है या तो जेड की वैल्यू 1 से कम होती है। अब जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब क्या होगा, यहाँ पर कुछ एजम्पशन माने गए आइडियल गैस में, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हम लोगों ने। यानी यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, मानते हैं कि यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 है, यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी है, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कितना होता है, 0 होता है, यानी इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। ये आइडियल गैस है, ठीक है ना। अब देखो, अब आइडियल गैस से कितना डेविएशन होता है, तो रियल गैस हम लोग मेनली पढ़ते हैं आइडियल के बारे में, जबकि रियल में गैसेस थोड़ी अलग होती हैं। तो आइडियल जितना हम लोग मानते हैं उससे थोड़ा सा डेविएट कर जाती हैं, तो यहाँ पे हम लोग डेविएशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। क्लियर है। और अगर जेड की वैल्यू 1 से कम है तब क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, जेड की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो हम लोग क्या बोलते हैं, रियल का वॉल्यूम क्या होता है, आइडियल से वॉल्यूम से ज्यादा होता है। इसका मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है। अब गैस के मॉलिक्यूल में दोनों टाइप के फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। यानी यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? चलो ठीक है। अब जेड की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब क्या होगा कि रियल का वॉल्यूम क्या होता है, सेम प्रेशर पे रियल का वॉल्यूम आइडियल के वॉल्यूम से कम होता है। इसका मतलब यहां कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, ठीक है ना। तो आइडियल गैस में जेड की वैल्यू 1 होती है, जबकि रियल गैस में क्या होती है, 1 नहीं होती, थोड़ा सा डेविएट कर जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर बच्चों आपसे ग्राफ पूछ लिया जाए तो ग्राफ कैसे बनाओगे, तो इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस का ग्राफ आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, पी वर्सेस वी वाला, देखो ध्यान से देखना आप लोग। तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो आइडियल गैस में पी वर्सेस वी ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर में बनाया था, मैंने बॉयस लॉ बनाया था। तो आई मतलब ये ग्राफ किसका है, आइडियल गैस का ग्राफ है। क्लियर है। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों यार, रियल गैस का ग्राफ कैसा होता है, ये जो ग्राफ आर लिखा है मतलब ये किसका ग्राफ है, रियल गैस का ग्राफ है। मतलब इस पॉइंट के इस साइड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आइडियल गैस में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टर्म होता ही नहीं है, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है, जबकि रियल गैस में होता है। अब फोर्स अट्रैक्शन, फोर्स तो दो टाइप के होते हैं, एक अट्रैक्टिव होता है, एक रिपल्सिव होता है। यानी इस पॉइंट के इधर की अगर तुम बात करोगे इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है, यहाँ पर कौन सा होगा, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन होता है। मतलब क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेट करेगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और इस पॉइंट के इस साइड की मैं बात करूंगा, तो इस पॉइंट के इस साइड में क्या होगा सब जगह, यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 मतलब क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन हो गया। मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। तो इस पॉइंट पे गैस क्या करेगी, आइडियल बिहेवियर शो करेगी, और इसके उस साइड के प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम पे क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, और इसके इस साइड में क्या होता है, निगेटिव डेविएशन होता है। क्लियर है। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 25 लीटर गिवन है एसटीपी पर, और बोला प्रेडिक्ट नेचर ऑफ गैस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चों याद करो आप लोग, अगर गैस आइडियल होती तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। और यहाँ पे देखो 22.4 लीटर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये आइडियल गैस नहीं है। ये कौन सी गैस है, ये रियल गैस है। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब बोला बताओ बच्चों इसमें कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा गैस मॉलिक्यूल में। तो यहाँ बच्चों देखो, यहाँ पर देखो जेड क्या होता है, पीवी रियल डिवाइड बाई क्या होता है, पीवी आइडियल होता है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब एसटीपी पे क्या होता है, प्रेशर सेम होता है ना, तो प्रेशर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, वी रियल डिवाइड बाई वी आइडियल आ गया। और वी रियल कितना है, 25 है, और वी आइडियल कितना होता है, 22.4 होता है।
तो ये वैल्यू देखो क्या आ रही है तुम्हारी, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, और जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, यहां कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 गैसेस की वैन है, उनकी जेड की वैल्यू की वैन है, बोला कि बताओ बच्चों सबसे ज्यादा डेविएशन किस में होगा। तो अगर जेड की वैल्यू 1 है जो कि होती है आइडियल गैस में, तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। अगर जेड की वैल्यू 1 से अलग है, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, तो उसमें डेविएशन होगा, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि डेविएशन ज्यादा कब होगा, जब जेड की वैल्यू 1 से क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये मॉड लगा हुआ है, चाहे 1 से ज्यादा हो चाहे 1 से कम हो, डेविएशन तो होना ही होना है अगर 1 से अलग है वैल्यू तो। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा डेविएशन किस में होगा, देखो यहां पर डी वाले में, देखो यहां पर इसकी देखो यहां पे कितने का डिफरेंस है, 0.8 का, तो डी में सबसे ज्यादा डेविएशन होगा। यहां डिफरेंस कितने का, 0.6 का, तो ए में डेविएशन सेकंड नंबर पे होगा। यहां डेविएशन कितने का है, देखो 0.2 का, यहां डिफरेंस है 0.4 का, तो सी आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? तो डेविएशन का हम लोग ने ऑर्डर लिख लिया। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों अगर आपसे यहां पे ये क्वेश्चन पूछ ले, इसी में थोड़ा चेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स का ऑर्डर पूछ ले, तब क्या होगा? ठीक है। अब अट्रैक्टिव फोर्स किसमें होता है, तो जब वैल्यू जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कब करेगा, जब जेड की वैल्यू 1 से कम होगी, और जितनी ज्यादा कम होगी उसमें उतना ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यानी देखो यहां पर कौन सा फोर्स होगा, यहां पे अट्रैक्टिव होगा, यहां पे अट्रैक्टिव होगा, यहां पे रिपल्सिव होगा और यहां पर रिपल्सिव होगा। क्लियर है? तो सब 1 से वैल्यू कम तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। किसमें सबसे ज्यादा कम है, इसमें देखो 0.4 का डिफरेंस है, तो सी वाले में अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा, देन क्या होगा, बी वाला होगा। तो इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है। चलो मैं अट्रैक्टिव फोर्स का ऑर्डर लिख लिया। अब देखो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा किसमें होगा, 1 से वैल्यू ज्यादा तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। तो इसमें भी रिपल्सिव फोर्स है, इसमें भी है। इसमें रिपल्सिव फोर्स इसके कंपेयर में ज्यादा है, और रिपल्सिव और अट्रैक्टिव क्या होती है, दोनों अपोजिट टेंडेंसी है। तो रिपल्सिव ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव कम, और रिपल्सिव कम मतलब अट्रैक्टिव ज्यादा। यानी क्या होगा, इसमें रिपल्सिव कम मतलब अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये ऑर्डर किसका हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स का हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से नोट करिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।